वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन सीरीज़ देख रहे हैं 2021 की, और उसी में आज हमारी 41 क्लास है, जिसमें हम फिर से पेडागोजी के 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो 11 जनवरी 2022 को पूछे गए। किसी ने अभी तक अगर ये स्टार्टिंग से सीरीज़ नहीं देखी है तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आप क्लास 1 पर पहुंच जाएंगे, जहां से आपको सबसे पहले मिलेगा कि आप 2021 में जो अलग अलग शिफ्टों में कंटेंट के क्वेश्चन पूछे गए, पहले हमने वो करे हैं, और उसके बाद अब ये लास्ट में हम पेडागोजी क्वेश्चन कर रहे हैं। और बहुत ही जल्दी अब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट होने वाली है। 3 या 4 डेज़ के पेपर और बचे हैं पेडागोजी के, और फिर ये सीरीज़ ख़त्म। उसके बाद कुछ मैराथन सेशन आएंगे आपके लिए, जिसमें हम सारी थ्योरी जो है बहुत ही अच्छे से रैप अप करने की कोशिश करेंगे। तो चैनल से लास्ट तक जुड़े रहें। बहुत ही अच्छी साइंस की तैयारी जो है वो आपकी इस चैनल के थ्रू जो है वो हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन पेडागोजी का। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अलाइन विद द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल ऑफ साइंस टीचिंग एंड लर्निंग। विज्ञान शिक्षण एवं अधिगम के सामाजिक रचनात्मक प्रारूप के साथ निम्न में से कौन सा संरेखित नहीं है, ये हमको बताना है। सामाजिक रचनात्मक मतलब सामाजिक मतलब बच्चे आपस में जुड़ें तब चीज़ों को करें, तो वो हमारा समाज होता है। सामाजिक रचनात्मक मॉडल होता है साइंस में। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो मॉडल है वो साइंस का होता है। तो कौन सा यहाँ पर उससे मेल नहीं खाता है, ये हमको बताना है। स्टूडेंट कोलैबोरेट, देखिए जब स्टूडेंट्स कोलैबोरेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपस में जुड़ रहे हैं, सोशली समाज की तरह वो एक दूसरे को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन तो यहाँ कोलैबोरेशन से ही दिख गया कि ये पॉजिटिव है। स्टूडेंट कोलैबोरेट विद अथॉरिटेटिव सोर्सेज एंड अमंग देमसेल्फ टू अराइव एट कन्विक्सिंग साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। बिल्कुल, बच्चे क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, आधिकारिक स्रोतों से एवं आपस में सहयोग करते हैं, जिससे वह विश्वसनीय वैज्ञानिक व्याख्याओं पर पहुंच सकें। तो कहीं ना कहीं अब बच्चे आपस में मेल झोल से मिलकर चीज़ों तक पहुंचना चाहते हैं, व्याख्याओं तक पहुंचना चाहते हैं साइंस की। तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। कहीं ना कहीं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो मॉडल है वो वहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि बच्चे आपस में जुड़ रहे हैं, सोशली एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया पॉजिटिव। साइंस इज इंटरप्रेटेड एज प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन फॉर फिनोमिना विच कैन बी अंडरस्टूड थ्रू आर्ग्यूमेंटेशन। देखिए जब भी आर्ग्यूमेंटेशन आ गया तो यहाँ पर भी सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट मॉडल जो है वो दिख जाएगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेशन में बहस होगी, एक दूसरे के मुद्दे शेयर होंगे, बातें जो है वो शेयर होंगी, तर्क वितर्क होगा, उसके द्वारा चीज़ें होंगी। तो वो कहीं ना कहीं सामाजिक रचनात्मक प्रारूप को दर्शाती हैं। विज्ञान का प्रतिपादन परिघटनाओं की सत्यभाषी व्याख्याओं के रूप में किया जाता है, जिन्हें तर्क वितर्क द्वारा समझा जाता है कि जो भी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं उनकी सत्यता जो है वो हम तर्क वितर्क के द्वारा जो है वो समझते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोशल जो है आपका कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है रचनात्मक जो प्रारूप है वो वहाँ पर दिखता है। तीसरा ऑप्शन में क्या कहता है, स्टूडेंट शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फिनोमिनन। बिल्कुल, यहाँ पर बच्चे क्या कर रहे हैं, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत अनुभवों और परिघटना के अनुभवों को साझा कर रहे हैं। साझा मतलब किसी और से ही साझा कर रहे होंगे, और जब वो साझा किसी और से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो सामाजिक रचनात्मक प्रारूप की तरफ जा रहे हैं। सोसाइटी में मतलब ये नहीं और लोग अगर बच्चे भी आ जाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं औरों से जब चीज़ें शेयर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक रचनात्मक प्रारूप सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की तरफ जो है वो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहाँ पर पॉजिटिव दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इसका मतलब यहाँ पर नहीं होगा। साइंस इज इंटरप्रेटेड एज अ बॉडी ऑफ फैक्ट, लॉ एंड थ्योरी विच कैन मेनली बी अंडरस्टूड थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब इंडिविजुअल की बात कर दी, पर्सनल आपके व्यक्तिगत अनुभवों द्वारा ही समझा जा सकता है। साइंस के जो भी प्रतिपादन है, तथ्य हैं, नियम हैं, वो क्या होते हैं, वो मुख्यतः व्यक्तिगत अनुभव द्वारा ही समझा जा सकता है। तो व्यक्तिगत अनुभव की जब बात आ जाएगी तो कहीं ना कहीं वो सोशल जो है रचनात्मक प्रारूप जो है उससे बाहर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही जो है वो यहाँ पर इससे मेल नहीं खाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड जो एग्जाम में पूछा,
टीचर इज ट्राइंग टू टीच द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू क्लास 6 स्टूडेंट। ठीक है, तो गुड और बैड कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक है वो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। ही बिगिंस बाय प्रोवाइडिंग द डेफिनेशन ऑफ टू टर्म। उसने दोनों टर्म्स की, गुड कंडक्टर क्या होते हैं और बैड कंडक्टर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन देना शुरू किया। और देखिए, जब सबसे पहले डेफिनेशन दी जाती है, क्वेश्चन काफ़ी बार बन चुका है, तो वहाँ बात होती है डिडक्टिव रीजनिंग की। वहाँ बात किसकी होती है? डिडक्टिव रीजनिंग की, जिसमें सबसे पहले जो टर्म्स हैं, डेफिनेशन है, रूल्स हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। देन क्या करा उसने? डेमोन्स्ट्रेट करा हाउ प्लेसिंग अ गुड कंडक्टर लाइक अ सेफ्टी पिन बिटवीन टू एंड ऑफ ओपन सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी एंड बल्ब कंप्लीटेड एंड बल्ब बिगेन टू ग्लो। फिर पूरा उसने जो सर्किट है वो बनाकर दिखाया कि गुड कंडक्टर के थ्रू आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाएगी। तो इस तरह की चीज़ें पहले टीचर ने डेमो कर दिखाई, बच्चों ने खुद नहीं किया, टीचर ने एक्सप्लेन किया, फिर टीचर ने डेमो किया। फिर क्या करा? ऑन द अदर हैंड प्लेस, मतलब पहले उसने गुड कंडक्टर को लगाया, फिर बैड कंडक्टर को लगाया होगा। तो उसने जब बैड कंडक्टर को लगाया, लाइक प्लास्टिक वगैरह, तो उसने देखा जो सर्किट है, जो उसके अंदर बल्ब है, वो ग्लो नहीं कर रहा, वो जल नहीं रहा। तो उसने यहाँ से बच्चों को चीज़ें समझा दी, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर क्या है। बेसिकली क्लास में होता ही यही है। आज जो अप्रोच फॉलो होती है अभी भी ज़्यादातर, वो डिडक्टिव ही होती है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। वो बच्चों को ईजी लगती है कि टीचर ने सब खुद से करके दिखा दिया, बता दिया, तो वहाँ बच्चा अपनी तरह की चीज़ें जो है वो नहीं सोच पाता। वो जो टीचर ने बता दिया बस उसी के अकॉर्डिंग फिर वो करता है। तो कहीं ना कहीं जो उसकी रचनात्मक सोच है, कहीं ना कहीं जो उसकी खोजी सोच है, साइंटिफिक सोच है, वो वहाँ पर डेवलप नहीं हो पाती। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं होती है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि टीचर ने पहले एक्सप्लेन किया, फिर खुद से ही डेमो कर दिखा दिया कि भैया जो गुड कंडक्टर है उसमें आप देखेंगे कि वो सर्किट को कंप्लीट करेगी और बल्ब जो है जल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बैड कंडक्टर लाइक प्लास्टिक वगैरह, उनको अगर सर्किट में फिट करेंगे तो बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है। देन ही इनवाइट द स्टूडेंट टर्नवाइज टू हिज डेस्क एंड आस्क देम टू देमसेल्फ वेरीफाई दिस। फिर उसके बाद उसने बच्चों से कहा कि अब आप खुद से जो है डेस्क पर आकर टर्न वाइज आप आइए और इस चीज़ को वेरीफाई करिए। कि बच्चे खुद भी लगा कर देखेंगे, भैया अगर वो सेफ्टी पिन लगा रहे हैं जो कि मेटल की है और मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जल जाएगी। और जब वो प्लास्टिक लगा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि बल्ब नहीं जल रहा। तो फिर ये चीज़ें टीचर ने कराई। उसके बाद बच्चों से बोला आप एक एक करके आइए और करिए। वॉट वुड यू इवेल्युएट द अप्रोच, हाउ वुड यू इवेल्युएट द अप्रोच फ्रॉम एन इंक्वायरी ओरिएंटेड पर्सपेक्टिव। देखिए, इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच तो यहाँ पर फॉलो ही नहीं की गई। यहाँ पर तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो फॉलो की गई। कि जो टीचर ने जो पूरा ये एक्सपेरिमेंट कराया, इसमें आपको देखने को मिलेगा जांच उन्मुख जो है वो नज़रिया यहाँ पर कहीं भी हमको नहीं दिखा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जांच को बढ़ावा देने के लिए यह प्रभावशाली उपागम नहीं है। इट इज़ नॉट एन इफेक्टिव अप्रोच फॉर एनकरेजिंग इंक्वायरी। क्योंकि जब भी हम इंक्वायरी ओरिएंटेड की बात करते हैं, पीछे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो वहाँ पर बच्चे सबसे पहले खुद से चीज़ों को करते हैं, उनकी जांच करते हैं, तब किसी कॉन्क्लूजन पर आते हैं। अभी इस एक्टिविटी में टीचर उनको कुछ मटेरियल दे देती और फिर कहती कि चलिए सर्किट में लगाकर आइडेंटिफाई करिए कौन से गुड हैं, कौन से बैड हैं। तो वो चीज़ वहाँ पर अच्छी होती। तो वहाँ पर बच्चे खुद से देखते कि अच्छा ये गुड कंडक्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, यहाँ से नहीं हो रही है। तो वो एक इंक्वायरी ओरिएंटेड अप्रोच होती। वो वहाँ पर फिर आपकी क्या हो जाती, जांच उन्मुख जो है उपागम वहाँ पर वो हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये डिडक्टिव अप्रोच है जो कि आपकी निगमनात्मक अप्रोच है यहाँ पर, जो कि एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। जांच उन्मुख के नज़रिए से अगर हम देखें, इंक्वायरी अप्रोच से अगर हम देखें, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड जो एग्जाम में बना, अ टीचर फाइंड दैट हर क्लास 8 स्टूडेंट हैव डिफिकल्टी इन कंप्रीहेंडिंग दैट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट लाइक टेबल कैन एग्जर्ट अ फोर्स ऑन अदर ऑब्जेक्ट। जो कक्षा 8 की एक शिक्षिका है वो यह पाती है कि छात्रों को यह समझने में मुश्किल हो रही है कि जो मेज जैसी निर्जीव वस्तुएं हैं वो किसी अन्य वस्तु पर बल आरोपित कर सकती हैं। ये चीज़ बच्चों को समझ में नहीं आ रही कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तुएं हैं, क्या वो भी फोर्स लगा सकती हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पर। ये प्रॉब्लम बच्चे में हो रही है। शी रियलाइजेज दैट दिस वुड कॉज अ डिफिकल्टी फॉर देम इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन।
कहीं ना कहीं ये उनको मुश्किल पैदा करेगा कि उन्हें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि अभिलव्य प्रतिक्रिया बल की संकल्पना है उसको समझने में कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होगी। उनको समझ में नहीं आ पाएगा कि चीज़ें जैसे हम अगर बल लगाते हैं तो अपोजिट साइड से भी जो है वो रिएक्शन जो है वो वहाँ पर होती है। तो कहीं ना कहीं ये संकल्पना जो है, ये जो चीज़ है वो उनको समझ में, जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं आएगा। एंगेजिंग हर स्टूडेंट इन विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी वुड बी हेल्पफुल इन मेकिंग देम अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। तो निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में छात्रों को संलग्न करना इस संकल्पना को समझाने में मदद करेगा? कौन सी एक्टिविटी टीचर को करानी चाहिए जिससे बच्चों को ये समझ में आ जाए कि जब एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, और एक कोई अदर ऑब्जेक्ट है, जब ये दोनों बल लगाते हैं, जैसे इस ऑब्जेक्ट ने सपोज बल लगाया तो नॉन ऑब्जेक्ट जो नॉन लिविंग है वो भी उस पर क्या करेगा, बल लगाने की कोशिश करेगा। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अगर टीचर को समझाना है तो कौन सी एक्टिविटी करानी चाहिए? प्लेइंग टग ऑफ वार। देखिए ये अच्छा मेथड नहीं होगा। रस्साकसी का खेल खेलना, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, लिविंग होंगे, निर्जीव वस्तुएं नहीं होंगी। यहाँ पर भी कुछ पीपल होंगे, यहाँ पर भी कुछ पीपल होंगे, तो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं अपनाएगी वो। प्रेसिंग ऑन अ स्प्रिंग कैप्ट ऑन अ ग्राउंड, बिल्कुल ये हो सकता है, क्योंकि इसमें एक नॉन लिविंग है, एक निर्जीव हो जाएगा और एक दूसरा जो है वो सजीव हो जाएगा या ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ज़मीन पर रखे स्प्रिंग को दबाना, क्योंकि देखिए जैसे ये स्प्रिंग है, सपोज ये ज़मीन पर रखा है और यहाँ पर एक बच्चा अपना इसके ऊपर पैर रख रहा है, तो ये तो क्या हो गया, आपका निर्जीव हो गया, ये आपका नॉन लिविंग हो गया। तो जैसे ही वो आप देखेंगे स्प्रिंग पर पैर रखेगा तो वो देखेगा स्प्रिंग दबाने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। इट मीन्स स्प्रिंग भी क्या कर रहा है, एक फोर्स जो है, एक जो बल है वो लगा रहा है। तो जो उसका मिसकंसेप्शन है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं वो बल आरोपित नहीं करती, वो वहाँ से दूर हो जाएगा। उसको समझ में आ जाएगा कि जो स्प्रिंग है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, जब मैं उसको प्रेस कर रहा हूँ तो वहाँ पर उसका जो मिसकंसेप्शन है वो दूर हो जाएगा ये एक्टिविटी कराने से। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो मतलब यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देखें, वेइंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना, पेन बैलेंस, देखिए ये कुछ नहीं होगा कि पटल तुला पर चीज़ों को तोलना, तो इससे कोई जो बच्चे का मिसकंसेप्शन है वो दूर नहीं होगा। एक पहिए लगी कुर्सी को अपनी ओर खींचना, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि वो पहिया लगी कुर्सी है, तो पहिया लगी कुर्सी से बच्चे को ये लगेगा कि इसमें तो ये तो इसमें पहिए लग रहे हैं, इस वजह से ये खिंच गई, तो वहाँ से वो रियल जो मिसकंसेप्शन है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से दूर नहीं होगी इस एक्टिविटी से। सेकंड एक्टिविटी जो है वो सबसे बेस्ट सुटेबल होगी, जिसके माध्यम से जो उसका मिसकंसेप्शन है वो वहाँ पर दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टेटमेंट साइंस इज टेंटेटिव। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान परखशील है, कथन की सही व्याख्यान करता है? ये हमको बताना है कि साइंस जो है वो टेंटेटिव है, मतलब साइंस बदलती रहती है। तो उसकी सही व्याख्यान कौन कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट, वो यही करेगा। साइंस इज डेवलपमेंटल, साइंस जो होती है वो विकासशील है, उसमें विकास होता रहता है, और जब साइंस में विकास होता रहता है तभी उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं। तो उस बेसिस पर हम कह सकते हैं साइंस टेंटेटिव है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें बेस्ट सुटेबल होगा, वो यही होगा पहला ऑप्शन, साइंस इज डेवलपमेंटल। साइंस जो है वो विकासशील है, जिसकी वजह से साइंस में क्या होता है, परिवर्तन हमें या परखशीलता जो है साइंस में वो हमें देखने को मिलती है। बाकी साइंस इज प्रेडिक्टिव, साइंस इज सोशल एक्टिविटी, साइंस प्रोसीड लीनियरली, रेखीय रूप से चलती है साइंस। ये सारे पॉइंट इसको, ये जो साइंस इज टेंटेटिव है इसको सही व्याख्यान जो है वो उसकी नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों बाहर हो जाएंगे। ऑप्शन 1 हो गया यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ डिफिकल्टी यू वुड स्पेसिफिकली एसोसिएट विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्स्ट बुक डायग्राम ऑफ सोलर एक्लिप्स फॉर्मेशन। मतलब एक टेक्स्ट बुक में एक आपका डायग्राम बना हुआ है सोलर एक्लिप्स का, मतलब सन है यहाँ पर, ये आपकी अर्थ हो गई और बीच में मून आ गया, तभी तो सोलर एक्लिप्स होता है कि जब अर्थ पर जो सूर्य का प्रकाश है वो पड़ नहीं पाता। सोलर मतलब सूर्य का ग्रहण लग गया, और सूर्य का ग्रहण अर्थ पर कब आ सकता है, जब उसके बीच में कुछ आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश आ नहीं पा रहा, तो मून जो है वहाँ पर बीच में आ गया। तो इस तरह का डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक में बना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग टीचर को कौन सी इन सारे ऑप्शन में पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी ये हमको बताना है उस डायग्राम के थ्रू। निम्न में से कौन सी कठिनाई नहीं है जिसे आप विशेष रूप से पाठ्य पुस्तक में दिए सूर्य ग्रहण के बनने की प्रक्रिया के आरेख की व्याख्यान से संबंध करेंगे। तो कौन सी
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको आप इजीली समझा देंगे उस डायग्राम के बिना, मतलब जिसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस नहीं होगी डायग्राम के थ्रू समझाने में। डिपिक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल फिनोमिनन इज़ 2 डायमेंशनल, बिल्कुल यहाँ पर तो टीचर को डिफ़िकल्टी होगी। टीचर यहाँ पर बच्चों को प्रेडिक्ट करने के लिए बोलेगी कि भैया वैसे तो जो प्रक्रिया है वो आपको पता है 3 डायमेंशनल है, त्रिविमीय परिघटना का द्विविमीय चित्रण करा गया है, उसको 2 डायमेंशनल पर जो है पेपर में जो है बनाकर दिखाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होंगी टीचर को एक्सप्लेन करने में दिक्कत आएंगी, बच्चों को पूरा एक्सप्लेन करेगी टीचर, पूरा अच्छे से बताएगी कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे समझिए, ऐसे ऐसे सोचिए, ऐसे ऐसे प्रिडिक्ट करिए। तो वो चीज़ यहाँ पर आ गई है। तो ये डिफ़िकल्टी जब वो डायग्राम देखेगी तो वहाँ पर वो उसको होगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ एंड द मून, बिल्कुल ये चीज़ भी वहाँ पर बच्चों को वो प्रिडिक्ट करने के लिए बोलेगी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो सापेक्ष दूरियों की समझ है वो उस डायग्राम से समझाने की वो कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं जब वो चीज़ें डायग्राम के थ्रू समझा रही है थोड़ी डिफ़िकल्टी वहाँ पर उसको आएगी। तो ये टॉपिक से संबंधित है, तो इसमें हो सकता है उसको थोड़ी परेशानी आ जाए बच्चों को समझाते वक्त। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द सन, अर्थ एंड द मून, ये देखिए यहाँ पर डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा की पहचान करना, क्योंकि बच्चों को पता होता है, टीचर वहाँ पर ये बता देगी बच्चों को जो गुरुत्वाकर्षण फोल है ना वो हमेशा सेंटर में काम करता है। जैसे सपोज़ ये आपका यहाँ पर हम पूरा डायग्राम देख लें, ये अर्थ है, ये मून है और ये सन है। तो जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा, मून का इधर खींचने की कोशिश कर रहा होगा। हर कोई अपनी सेंटर की तरफ जो है खींचने की कोशिश करता है। ऐसी अर्थ जो है इधर खींचने की कोशिश कर रही होगी, जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो एक कॉन्सेप्ट है, पता है कि सेंटर में काम करता है, तो उसमें डायग्राम के थ्रू समझाने में उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही पूछ रहा था कि किस में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, तो ऑप्शन नंबर 3 में जो है वो उसको डिफ़िकल्टी जो है वो फेस नहीं होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की जो बल की दिशा है वो हमेशा सेंटर की तरफ होती है ऑब्जेक्ट के। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेटिव साइज ऑफ द सन, अर्थ एंड द मून, ये तो मतलब जो उनका साइज़ है सन का, अर्थ का, मून का, वो उसमें उनको प्रेडिक्ट करना पड़ेगा डायग्राम में। तो वो डायग्राम में बहुत अच्छे से वहाँ पर चीज़ों को समझा तो पाएगी, लेकिन उनको उसमें डिफ़िकल्टी आएगी बताने में, समझने में। तो वो सारे कॉन्सेप्ट डायग्राम से रिलेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर उसको समझाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑप्शन 3 हो गया यहाँ पर हमारा आंसर। देखिए इससे पहले अभी तक आपने 2011 से 2021 तक के पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, जैसे क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, जहां आपको 5 क्लास की थ्योरी मिलेगी पेडागोजी की और सारे 2011 से 19 के प्रीवियस ईयर भी पेडागोजी के मिल जाएंगे। क्वेश्चन क्या है 6th आपका, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर मोशन एंड टाइम, एक टॉपिक पढ़ाना चाहती है टीचर कक्षा में, मोशन एंड टाइम। अ टीचर विशेज हर स्टूडेंट टू अप्रिशिएट द नीड ऑफ द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द डिस्टेंस विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटी वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पस। पाठ, गति और समय आरंभ में शिक्षिका अपने छात्रों को दूरी की मानक इकाइयों के महत्व की आवश्यकता जो है वो समझाना चाहती है। तो कौन से क्रियाकलाप सर्वाधिक उपयुक्त होंगे ये हमको बताना है। वो उनको स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट जो होते हैं, जैसे आपका मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट के थ्रू मेज़रमेंट का जो महत्व होता है वो समझाना चाहती है। तो कौन सी एक्टिविटी बेस्ट सुटेबल होगी वो हमको बतानी है। स्टूडेंट मेज़र द लेंथ ऑफ देयर क्लासरूम इन फुट स्टेप एंड शेयर देयर रिजल्ट, बिल्कुल ये हो सकती है। बाकी ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन सा सबसे बेस्ट होगा। देखिए मीटर स्केल यूज़ कर लिया टू फाइंड द लेंथ ऑफ देयर क्लासरूम, देखिए ये बेस्ट सुटेबल मेथड क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो उसका महत्व बताना चाहती है। महत्व तभी किसी चीज़ का समझ में आता है जब बच्चों को पता चले कि अगर हम नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यूज़ कर रहे हैं तो वो इतने हेल्पफुल नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। अब पर्टिकुलर अगर हमने उनको स्टैंडर्ड यूनिट ही, विद्यार्थी अपनी कक्षा में लंबाई ज्ञात करने के लिए मीटर के पैमाने का उपयोग कर रहे हैं तो उनको तो स्टैंडर्ड पता है, तो उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसका महत्व समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं होगा। स्टूडेंट कंपेयर अ मीटर स्केल विद अ 12 इंच स्केल एंड नोट देयर ऑब्जर्वेशन, देखिए कंपेयर का तो कोई बात ही नहीं है, टॉपिक जो है उसका महत्व समझाना है। तो ये ऑप्शन भी हो गया बाहर। स्टूडेंट एस्टिमेट द हाइट ऑफ द डोर ऑफ देयर क्लासरूम इन इंचेस, विद्यार्थी अपनी कक्षा के दरवाजे की ऊंचाई का इंच में आकलन करते हैं। तो हमें ये कॉन्सेप्ट समझाने क्या, उसका महत्व बताना है, तो उसको उसी के थ्रू नहीं समझाएंगे, हम इसी के थ्रू समझाएंगे। देखिए अब यहाँ पर होगा क्या,
जब बच्चे लेंथ को मेज़र करेंगे अपने फुट स्टेप के द्वारा, तो हर बच्चा अपना जो रिज़ल्ट है वो अलग अलग लेकर आएगा टीचर के पास, है ना। जब वो अपने रिज़ल्ट शेयर करेंगे तो वो अलग अलग होंगे, तो टीचर वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करेगी, देखिए आपके जो रिज़ल्ट निकल कर आए वो अलग अलग आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी मेज़रमेंट जो है वो गलत हो रही है। इट मीन्स उनको वहाँ पर समझ आएगी कि अगर इसकी जगह हम स्टैंडर्ड यूनिट का प्रयोग करते, जो आपके रियल मानक हैं, जो हम मीटर सेंटीमीटर लेते हैं, जो हमारी मानक इकाई हैं दूरियों का, उनको उपयोग करते तो हम सबके जो आंसर्स हैं वो सेम हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों से, या मतलब कुछ ना कुछ उनको जब फॉल्ट दिखेगा तो वो समझ पाएंगे किसका महत्व, आपका स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस का महत्व। तो ऑप्शन नंबर 1 ही यहाँ पर बेस्ट एक्टिविटी होगी, जिसके माध्यम से वो उसका महत्व जो है, जो पूरी चीज़ है वो अच्छे से वहाँ पर उसका पर्पस जो है वो समझ पाएंगे। तो ऑप्शन 1 हो गया यहाँ पर आंसर। बहुत ध्यान से पेडागोजी में आंसर करने होते हैं, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये प्रीवियस ईयर से रिपीट करा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी 2011 से 19 में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मध्य संबंध की अच्छी व्याख्यान करता है। देखिए जो विज्ञान होती है वो ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन होती है, ये ओपन एंडेड है, इसका कोई अथा नहीं है, कोई सीमित नहीं है, खुला सिरा है, एक मतलब अंत है, मतलब कुछ भी आप जो है कर सकते हैं। साइंस इज ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, नई नई चीज़ें खोज होती रहती हैं, नई नई चीज़ें आती रहती हैं, ठीक है। वेयर एज अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो वो गोल ओरिएंटेड होती है, वो आपकी लक्ष्य अभिमुख होती है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है उसमें हमें किसी टारगेट पर पहुंचना जाता है। जैसे कोई कंपनी है, अगर वो कोई फ़ोन को बनाना चाहती है तो उसका एक टारगेट होगा कि फ़ोन में ये फीचर्स होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो जो टेक्नोलॉजी होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है, उसमें एक जो लक्ष्य होता है वो अभिमुख होता है, जबकि साइंस जो है वो पूरे खुले सिरे का अनुसंधान है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही जो है वो यहाँ पर इसका सही डिफरेंस जो है वो दिखा देगा कि साइंस ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, जबकि टेक्नोलॉजी क्या है, वो आपकी गोल ओरिएंटेड लक्ष्य अभिमुख है, और वो खुले अनुसंधान है जो विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th जो एग्जाम में बना, अ टीचर अलॉन्ग विद हिज स्टूडेंट इज कैरिंग आउट अ स्टडी ऑन जर्मिनेशन ऑफ सीड। दे टेक सम ड्राई सीड ऑफ डिफरेंट काइंड एंड प्लांट देम इन अ डिफरेंट फिजिकल कंडीशन। देखिए जर्मिनेशन ऑफ सीड से पेडागोजी में बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो हो सकता है जर्मिनेशन ऑफ सीड वाले टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया है वहाँ से आपके कंटेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। ऐसा होता है, जो पेडागोजी में दिया गया है अगली बार वो कंटेंट में देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन वहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अच्छे से ध्यान रखिएगा अपने माइंड में। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड का वो टॉपिक वहाँ पर पढ़ा रही है, उसने कुछ ड्राई सीड ली हैं डिफरेंट काइंड की, और प्लांट लिए हैं, प्लांट करा है उनको दैम इन डिफरेंट फिजिकल कंडीशन, अलग अलग कंडीशन में उन बीजों को जो है उसने वो बोने की कोशिश करी है। दे ऑब्जर्व एंड मेजर द डिस्कस और ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो पौधे जब जर्मिनेट करे हैं तो वो समय के साथ बढ़ेंगे, उगेंगे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, मेजर किया, डिस्कस किया कि उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एक्टिविटी टीचर आस्क क्वेश्चन विच रिक्वायर वेरियस प्रोसेस स्किल। तो टीचर ने क्या करा है, बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जो उनकी डिफरेंट प्रोसेस स्किल जो है वो वहाँ पर उनको जांच पाएगी, वो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ रही है। द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द टीचर आर गिवन इन कॉलम 1। जो क्वेश्चन उसने पूछे वो कॉलम 1 में है, और जो अप्रोप्रिएट प्रोसेस स्किल है वो कॉलम 2 में है। तो अब हमें क्या करना है, इनका मिलान करना है। टीचर को यहाँ पर कई जो प्रक्रिया कौशल की आवश्यकता हो रही है ये पूरी एक्टिविटी करने में, उनका वो देखना चाहती है। तो यहाँ पर हमें जो कौशल है वो हमको मिलान करने हैं, किससे, जो शिक्षक ने प्रश्न पूछे हैं स्तंभ 1 में, और स्तंभ 2 में जो प्रक्रिया कौशल है उनसे उनका मिलान करना है। और एक एक्टिविटी कराई जा रही है किसकी, बीजों के अंकुरण की, और एक तरफ सूखे बीज लेकर टीचर ने उनको बोया है और विभिन्न भौतिक अवस्थाओं में उनको रोपा है, बोया है, और फिर उनको देखा है, पूरी उस पर चर्चा की है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो टीचर वहाँ पर पूछ रही है। तो पहला क्वेश्चन जो टीचर ने पूछा और उससे कौन सा प्रोसेस स्किल जो उससे एसोसिएट करेगा, कौन सा प्रक्रिया कौशल उससे एसोसिएट करेगा, ये हमको यहाँ पर बताना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीड ऑफ डिफरेंट टाइप। अब यहाँ पर जो टीचर ने पहला क्वेश्चन पूछा, विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर है, तो वहाँ पर बच्चे ने देखा होगा तभी वो चीज़ें बता पाएंगे। वहाँ पर कुछ भी रिटर्न या कुछ भी ऐसा नहीं है, वहाँ पर सिंपल टीचर ने ये पूछा कि विभिन्न प्रकार के बीजों में क्या अंतर होता है, क्योंकि बच्चों ने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ बीज जो है उनमें ज़्यादा पानी चाहिए, कुछ में ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, है ना। अलग अलग तरह के बीजों को अलग अलग फिजिकल कंडीशन, भौतिक अवस्थाओं में रोपा जाता है, तो बच्चे जो है वहाँ पर बीजों में अंतर कर पाएंगे।
क्योंकि उन्होंने देखा, तो कहीं ना कहीं वो अवलोकन करना से संबंधित है। तो ए हो जाएगा हमारा 3, जो कि हमें 2 ऑप्शन में दिख रहा है। तो ये और 4th ऑप्शन तो हो गया क्या, यहाँ से बाहर हो जाएगा। ये आपका जो हो जाएगा ऑब्जर्विंग से कनेक्ट हो जाएगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है, टीचर ने पूछा है, तुम क्या सोचते हो कि कुछ बीज अन्य की अपेक्षा जल्दी क्यों वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, बच्चे परिकल्पना कर रहे हैं और दोनों ही ऑप्शन में बी का 4th ही दे रखा है। तो इस तरह से भी आप लगाएंगे कि बी का यहाँ पर हो जाएगा आपका 4th। वाई डू यू थिंक, है ना, तो बच्चे सोच रहे हैं, परिकल्पना कर रहे हैं। सम सीड्स आर ग्रोइंग मोर क्विकली देन अदर, आपको क्यों लग रहा है कि कुछ सीड जो जल्दी ग्रो क्यों कर रही है अदर सीड से, तो वहाँ पर वो परिकल्पना कर रहे हैं, हाइपोथाइजिंग करेंगे, सोचेंगे, ठीक है। फिर क्या है तीसरे में, ड्रॉ अ डायग्राम टू डिपिक्ट द चेंज इन द सीड, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना, क्योंकि डायग्राम वो ड्रॉ कर रहे हैं, बीजों के परिवर्तन दर्शाने के लिए एक चित्र बनाए, तो संप्रेषण करना, कहीं ना कहीं यहाँ कम्युनिकेशन, जब भी रिटर्न चीज़ आ जाती है, कुछ लिख कर बताना है, साझा करना है, तो वहाँ पर वो कम्युनिकेशन करेंगे, संप्रेषण करेंगे। तो सी का आपका फर्स्ट हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, और यही हमारा आंसर होगा। अपने प्रेक्षणों के आधार पर आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा यदि हम जल की मात्रा को दुगनी कर दें, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पूर्व अनुमान हो जाएगा। देखिए वो आपका प्रिडिक्टिंग हो जाएगा, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन व्हाट डू यू थिंक व्हाट हैपन इफ़ यू डबल द अमाउंट ऑफ वाटर, प्रिडिक्टिंग करना। देख जब डबल कर देंगे तो भी अच्छा नहीं होगा, एक प्रॉपर कंडीशन में ही चीज़ें जो हैं वो उगती हैं, जो पौधा है वो उगता है सीड के माध्यम से। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे प्रिडिक्टिंग और हाइपोथाइजिंग। देखिए हाइपोथाइजिंग जो होती है वो जब घटना चल रही होती है ना उसके बीच में होती है, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं, फिर टीचर क्वेश्चन पूछता है, तब हाइपोथाइजिंग होती है। और जो प्रिडिक्टिंग होती है, अब देखिए यहाँ पर उसने टीचर ने वो चीज़ बोली जो उन्होंने अभी करी नहीं है, इफ़ यू डबल द अमाउंट ऑफ वाटर, तो जो चीज़ अभी हुई नहीं है होगी, वहाँ पर आपकी प्रिडिक्टिंग होती है, आपका पूर्व अनुमान होता है। तो डी आपका 2 से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बने हैं और बहुत अच्छे से मैंने आपको इनको एक्सप्लेन किया है ताकि कोई दिक्कत आगे आपको ना आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, इन एन इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लास, इंक्वायरी ओरिएंटेड जांच पड़ताल वाली कक्षा है भैया, जांच बच्चे खुद से करेंगे, चीज़ों को करेंगे। फिर क्लास 7th टीचर इज इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो कौन सा स्टेप वुड प्रिसीड द रेस्ट, तो कौन सा स्टेप यहाँ पर ये पूछ रहा है, अन्यों से पूर्व आएगा, सबसे पहले आएगा। कक्षा 7 में टीचर जो है क्या कर रही है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन का परिचय देना चाहती है, तो कौन सा चरण अन्यों से पूर्व आएगा, पहले आएगा, ये हमको बताना है। देखिए सबसे पहला चरण यही होगा जहाँ पर इंक्वायरी, और अप्रोच कैसी है इंक्वायरी, तो बच्चे खुद से चीज़ों को करेंगे, तो टीचर एक्सप्लेनेशन तो देगा ही नहीं। टीचर डिफाइन एंड एक्सप्लेन, बाहर हो गया ऑप्शन। टीचर एक्सप्लेन एंड गिव एग्जाम्पल, डिडक्टिव अप्रोच हो गई, ये भी बाहर हो जाएगा। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा नहीं देगी पहले, ठीक है। यहाँ पर भी यही हो रहा है, शिक्षक क्या कर रहा है, विभिन्न जो है परिवर्तनों को समझा रहा है, फिर उनके उदाहरण दे रहा है, तो वो टीचर ही कर रहा है, बच्चा यहाँ पर जाँच वाँच कुछ नहीं कर रहे। और इंक्वायरी अप्रोच में बच्चे ही क्या करते हैं, चीज़ों की जाँच करते हैं और फाइनल जाके एंड में कंक्लूजन जो है, एक निर्णय जो है वो निकालते हैं। थर्ड ऑप्शन जब हम देखते हैं, टीचर एक्सपोजेज द स्टूडेंट टू वेरियस फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड आस्क देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिमिलरिटी एंड डिफरेंट। देखिए यहाँ पर बिल्कुल जो एक अप्रोच है हमें थोड़ी थोड़ी दिख रही है। बाकी 4th ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले, टीचर राइट। देखिए टीचर राइट अ केमिकल इक्वेशन, ये तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएगा, और स्टूडेंट से पूछा है कौन सा रिएक्टेंट है, कौन सा प्रोडक्ट है, ये तो बिल्कुल ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गया, इसको नहीं कराएगी टीचर पहले। तो सबसे पहले यही चीज़ हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 वाली, टीचर एक्सपोजेज द स्टूडेंट टू वेरियस एंड फिजिकल चेंजेस, टीचर ने एक्सपोज करे बहुत सारे फिजिकल और केमिकल चेंज, जैसे पेपर काट के दिखा दिया तो वो एक फिजिकल चेंज है। टीचर ने क्या कर दिया, जो आयरन है उसको बहुत टाइम तक क्या कर दिया, धूप और मॉइस्चर में रख दिया, या दूध का दही बनाना, ये वाली प्रक्रिया दिखा दी। तो इस तरह की चीज़ें टीचर ने उनको एक्सपोज करी, दिखाई, और उसके बाद उनको बोला आस्क देम टू रिफ्लेक्ट ऑन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंस। तो उसके बाद टीचर बोल रही, उनसे ही करने को बोल रही है ना, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर वो इंक्वायरी जांच कर रहे हैं, क्योंकि टीचर ने क्या करा, जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है उनसे रूबरू कराया, और उसके बाद उनसे ही बोल रही है कि आप खुद से जाँच करें, है ना, खुद से जाँच करें। तो जाँच उन्मुख हो गई, यहाँ पर ये जाँच अभिमुख हो जाएगी, उन्हें उनकी समानताओं और विभेद पर विचार करने के लिए कहना। तो वहाँ पर बच्चे खुद से कहेंगे, अच्छा यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है तो ये फिजिकल चेंज हो सकता है, भौतिक परिवर्तन होगा, यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस बन गया तो ये केमिकल रासायनिक परिवर्तन होगा। इस तरह की कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों के माइंड में आएंगी, और वो खुद से वहाँ पर क्या करेंगे, फिर उनकी जाँच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 ही जो है वो यहाँ पर बेस्ट जो है पहला चरण हो जाएगा, जो टीचर को यहाँ पर कराना चाहिए, बाकी चरणों को ध्यान में रखते हुए।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल फीचर ऑफ द टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस। जब कोई पाठ्य पुस्तक बन रही है तो उसके विकास की प्रक्रिया का निम्न में से कौन सा एक वांछनीय लक्षण होता है, ये हमको बताना है कि टेक्स्ट बुक कैसी होनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है, वो हमें उस पर एक पॉजिटिव पॉइंट बताना है। वी शुड स्ट्रिक्टली फॉलो वन नेशन वन टेक्स्ट बुक नॉर्म, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि भैया बच्चे आते हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, तो वहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हमें सख्ती में क्या करना चाहिए, एक देश एक पाठ्य पुस्तक नियम का जो है वो पालन करना चाहिए। नहीं, ये एक अच्छा प्रोसेस नहीं है अगर आप पाठ्य पुस्तकों के विकास की बात कर रहे हैं। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक शुड ओनली, देखिए जब भी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर बात होती है ना, शुड ओनली, तो वो कभी भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता कि सिर्फ इसी को ध्यान में रखकर बुक बनानी चाहिए, ऐसा नहीं होता। एक्चुअल प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक शुड ओनली इन्वॉल्व प्रैक्टिसिंग साइंटिस्ट, नहीं, ये ऐसा नहीं होता कि पर्टिकुलर एक ही चीज़ जो है वो आपकी बुक में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को लिखने की वास्तविक प्रक्रिया में केवल कार्यशील वैज्ञानिकों को सम्मिलित करना चाहिए, जो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, वो सारे साइंटिस्टों की ही खाली नॉलेज जो है बुक में होनी चाहिए। ये नेगेटिव पॉइंट है, खाली एक चीज़ को बता रहा है। इंटेंसिव एंड वाइड स्प्रेड फील्ड ट्रायल ऑफ टेक्स्ट बुक मस्ट बी कैरिड आउट, बिल्कुल ये पॉजिटिव पॉइंट है। पाठ्य पुस्तक को गहन तथा व्यापक रूप से पूर्व कार्यान्वित किया जाना चाहिए, व्यापक रूप से और गहन, इंटेंसिव और वाइड स्प्रेड फील्ड ट्रायल देना चाहिए टेक्स्ट बुक का, और तब जाकर उनको अपनाना चाहिए। पूरे डिफरेंट चीज़ों को देखना चाहिए, पूरा कंप्लीट चीज़ें जो हैं वो उन पर ट्रायल होना चाहिए और तब जाकर उनको अपनाना चाहिए। ये टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस में आ जाएगा। बाकी टेक्स्ट बुक राइटिंग बाय इंडिविजुअल एंड NGO मस्ट बी डिस्करेज, यहाँ पर हम डिस्करेज की बात करेंगे ही नहीं कि जो टेक्स्ट बुक कोई इंडिविजुअल लिख रहा है, व्यक्तियों या NGO के जो पाठ्य पुस्तक हैं को लिखवाना निरुत्साहित कर देना चाहिए, मतलब उसको नेगलेक्ट कर देना चाहिए, डिस्करेज कर देना चाहिए, नहीं, ये पॉइंट भी नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट प्रोसेस में, विकास प्रक्रिया में, वो आपका थर्ड ऑप्शन ही दिख रहा है। तो इस तरह से हमने सारे क्वेश्चन देखे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।